अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है ऐसा अपठित शब्द का क्या अर्थ होता है? जिसे पढ़ा ना गया हो, जिसको पहले कभी पढ़ा ना गया हो, अर्थात जो भी आपके पाठ्यक्रम यानी कि आपके सिलेबस में ना हो, पाठ हो या कविता हो जो आपके सिलेबस में ना हो, जिसको आपने कभी भी नहीं पढ़ा हो, उसे कहते हैं अपठित। वो अपठित के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो भी गद्यांश या पद्यांश हमने पहले नहीं पढ़ा है या हमारे सिलेबस में नहीं है, उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। ये ऐसे गद्यांश या पद्यांश होते हैं जिनमें जो छात्र होते हैं उनको इसको कभी भी उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, उनको अचानक से अननोन सा एक गद्यांश दे दिया जाता है और उस गद्यांश को उन्हें पढ़ना होता है ध्यान पूर्वक, और उस गद्यांश को जब वो पढ़ते हैं तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्नों का उत्तर उन्हें देना होता है, उसी गद्यांश में से छांट कर। ठीक है, और भाषा का सटीक प्रयोग करते हुए। और हिंदी में क्या होता है, अमूमन आप लोग क्या गलतियां करते हैं, आप लोग की स्पेलिंग बहुत ही मिस्टेक होती है। तो आप अपनी स्पेलिंग पे, अभी आप घर पे भी हैं, माना कि आपकी क्लासेस बैक टू बैक चलती रहती है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपकी स्पेलिंग भी सुधर जाएगी, क्योंकि इससे वर्तनी की अशुद्धि की वजह से आपके काफी नंबर कट जाते हैं। आपको प्रश्न उस पद्यांश या गद्यांश पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि जो भी दिए गए पठित गद्यांश या पद्यांश को जब भी आपके पास आता है, आपको उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना ही चाहिए। प्रश्न पूछा गया है, आपने एक बार गद्यांश पढ़ लिया, ठीक है, फिर आपने प्रश्न पढ़ लिया, लेकिन अगर आप पहले ही 1-2 बार उस गद्यांश को ठीक से पढ़ लेंगे तो उसमें आपको प्रश्न का उत्तर देने में बहुत ही आसानी होगी। अब उस पूरे गद्यांश का जो मेन भाव है, उसके सेंटर का भाव, उसके केंद्रीय भाव यानी कि उसके सेंटर में क्या भाव है, उस गद्यांश में क्या कहा गया है। मान लीजिए जल प्रदूषण से संबंधित कोई गद्यांश आपको दिया गया है, तो उसमें आपको इसका मतलब है कि उसका जो केंद्रीय भाव क्या है, वो प्रदूषण है। प्रदूषण कैसा प्रदूषण है? जल प्रदूषण। तो जल से संबंधित उसमें प्रदूषण क्या, जल में प्रदूषण, जल क्या होता है, जल में प्रदूषण कैसे फैलता है, किन किन कारणों से फैलता है, क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये सारा कुछ अगर उस गद्यांश पे दिया गया है तो आप उसे ध्यान पूर्वक पढ़ के उसके केंद्रीय भाव को समझ करके और उसके प्रश्नों का उत्तर आराम से यानी आसानी से दे सकते हैं। और प्रश्नों के उत्तर बहुत लंबे चौड़े नहीं देने चाहिए। जब भी आप गद्यांश के से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो उत्तर है वो क्या हो, एकदम स्पष्ट हो और संक्षिप्त भाषा में लिखे गए हैं और साथ ही बहुत सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। उसमें उसमें ऐसा नहीं कि आपने जो गद्यांश में दिया है उससे संबंधित आपने शब्द तो ले ही लिए, उसके बाद आपने उसमें बहुत लंबी चौड़ी अपनी कहानी लिखी है। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि नन्ना चरवाहा कौन था, कोई आप कहानी का गद्यांश है, उसमें आपसे पूछा नन्ना चरवाहा कौन था, तो नन्ना चरवाहा का नाम मान लो कि नन्ना जो चरवाहा है वो 7 वर्ष का एक बालक है, गद्यांश में लिखा गया है। अब आप लिखिए कि नन्ना चरवाहा, अब आपने अगर लिखा कि नन्ना चरवाहा 7 वर्ष का एक बालक था, वो छोटा सा बच्चा था, वो अपने गांव में रहता था, तो हमने सिर्फ आपसे जितना पूछा है, गद्यांश में पूछा है कि नन्ना चरवाहा कौन था, तो नन्ना चरवाहा कौन था? एक बालक था 7 वर्ष। बस उत्तर आपका स्पष्ट हो गया कि आपने सरल भाषा में उत्तर दे दिया कि 7 वर्ष का एक बालक था नन्ना चरवाहा। अब अगर आप उसके बारे में और डिटेल में देने लगेंगे तो आपका उत्तर बढ़ता चला जाएगा और वो अननेसेसरी का बड़ा सा उत्तर बन के तैयार हो जाएगा। उत्तर गद्यांश या पद्यांश के आधार पे ही लिखिए। इसमें जब आपसे कोई आपका विचार पूछा जाए तो वो भी आप कम से कम शब्दों में सरल भाषा में दीजिए। अगर आपसे गद्यांश में ये पूछा जाता है कि इस प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए, तो उचित शीर्षक भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता है। बहुत ज्यादा से ज्यादा आप 2-4 शब्दों का, 2 से लेकर के 4 या 5 शब्दों में आप शीर्षक लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है इसके केंद्रीय भाव समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर आपसे शीर्षक पूछा जाता है तो कम से कम आप एक सटीक गद्यांश का शीर्षक दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट है कि आपको गद्यांश को ध्यान पूर्वक कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद पूरे गद्यांश का जो केंद्रीय भाव है उसे समझना होगा।
उसके बाद जो आप प्रश्न है उनको पढ़ के उत्तर देंगे, तो उत्तर भी आपका कैसा संक्षिप्त और सरल भाषा में होना चाहिए, जिससे कि जो आपने उत्तर दिया वो स्पष्ट हो। और आपका जो आपसे अगर शीर्षक पूछा जा रहा है तो वो भी आपका शीर्षक बहुत लंबी चौड़ी लाइन या वाक्य में नहीं होना चाहिए। शीर्षक उचित होना चाहिए। बहुत ज्यादा आप 2 से 4 शब्दों का प्रयोग करके शीर्षक उपयुक्त शीर्षक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा अपठित गद्यांश। और अपठित गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें छोटे-छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन छोटे-छोटे, मान लीजिए आपसे 5 प्रश्न पूछे गए, अगर वो 2-2 नंबर के हैं तो पूरा गद्यांश आपका कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर। और आपने अगर सरल भाषा का प्रयोग करके उचित उत्तर दिया है और गद्यांश में से ही उत्तर दिया है, तो आपके वो नंबर नहीं मिल जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि अपठित गद्यांश होता है आपका पहले पढ़ा हुआ नहीं होता है। इसलिए जब भी अगर वो प्रश्न पत्र में आपसे पूछा गया है, यानी कि पेपर में आपसे पूछा गया है, तो आपको कम से कम उसे कितनी बार पढ़ना है? कम से कम आपको उसे 2-3 बार पढ़ के तभी उत्तर देना है। ठीक है? तो ये हमारा अपठित गद्यांश गद्यांश जो है वो मैंने आपको समझा दिया। और इस आपके पुस्तक में आप देखेंगे पीछे जहाँ पे अपठित कोर्स लिखा है, पाठ संख्या 29 पे, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे अपठित गद्यांश दिए हुए हैं, पद्यांश भी दिए हुए हैं, उससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो आप उनको पढ़िए, उनको समझिए, उसके प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिए और साथ ही साथ आपको हम असाइनमेंट में भी अपठित गद्यांश देंगे। आप उन्हें पढ़िएगा, समझिएगा और फिर उसमें उत्तर दीजिएगा। और उत्तर दीजिएगा तो सटीक और सरल देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है?